राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के फोटोग्राफ़र और फोटो गुरु ओपी शर्मा। ओपी शर्मा जाने माने फोटोग्राफर और प्रिंट मेकर ओपी शर्मा का जन्म आगरा में हुआ। आगरा में पले बढ़े ओपी शर्मा को बचपन से ही पेंटिंग का शौक रहा। उनका पेंटिंग से फोटोग्राफी में झुकाव तब हुआ जब पढ़ाई करने के लिए वो लखनऊ आए। लखनऊ से इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ओपी शर्मा की फोटोग्राफी का शौक धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। लखनऊ में हो रही एक फोटो एग्जीबिशन को देखकर ओपी शर्मा फोटोग्राफी के प्रति इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने फैसला किया कि वो इस शौक को प्रोफेशन के तौर पर अपनाएंगे। ओपी शर्मा ने फोटो प्रिंटिंग की विशेषताओं को बड़ी बारीकी से समझा है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, पंडित जसराज और राजीव गांधी जैसी 300 हस्तियों के फोटो खींच चुके ओपी शर्मा आज 36 साल से युवा फोटोग्राफर्स को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। ओपी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। हमें बताइए कि करीब करीब अब 56 साल आपको फोटोग्राफी करते हुए और करीब 45 साल फोटो पढ़ाते हुए गुजरे, और अभी भी आप फोटोग्राफी पढ़ा रहे हैं जो फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखने वाले बच्चे हैं उनको। ये जो सफ़र है आपका, ये कहाँ से शुरू होता है? देखिए, ऐसा ना कि मैं आगरा में पैदा हुआ, लखनऊ में मेरी एजुकेशन हुई और फिर मैं दिल्ली आया। लेकिन लखनऊ में फ़ोटोग्राफ़ी का मुझे शौक़ लगा। वो मेरी छोटी बड़ी बहन थी, उनको थोड़ा पेंटिंग और फ़ोटोग्राफ़ी दोनों में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने छोड़ छाड़ दिया। फिर मेरे ऊपर ये मुझे कुछ उनसे इंस्पिरेशन मिला, मैंने शुरू किया उसको। तो 58 में लखनऊ में मैंने शुरू किया, और उसमें जो मेन इंस्पिरेशन जो मुझे मिला, इसने लखनऊ में बहुत पुरानी संस्था थी फोटोग्राफी की, इंटरनेशनल यूपी अमेचर फोटोग्राफिक एसोसिएशन। बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जीबिशन करती थी, 1936 में शुरू की थी उन्होंने। तो उसमें मुझे बहुत से अच्छे अच्छे लोगों की तस्वीरें देखने का मौका मिला, जिसमें यूसुफ काश भी थे, वेलिंगटन ली भी थे, आबिर बुडाइन थे, H.A. मर्श थे, और हिंदुस्तान के जे.एन. ऊनवाला थे। ये उस ज़माने के ग्रेट मास्टर्स, आज भी ग्रेट मास्टर हैं वो लोग। उनकी तस्वीरें देखने के बाद ऐसा कुछ लगा कि भाई फ़ोटोग्राफी भी एक ऐसा मीडियम है जो कि बहुत कमाल की चीज़ है। अगर कुछ इस पर सीख लें हम भी तो शायद काम आ जाए आगे हमारे। तो यहाँ लेकिन ऐसा कुछ पता चलता है कि आप आगरे से लखनऊ फ़ोटोग्राफी करने बेसिकली आए नहीं थे, आप शायद पेंटिंग करने आए थे। नहीं, मैं पढ़ाई के लिए गया था, क्योंकि हमारे फादर जो थे आर्मी में थे, तो वो घूमते रहते थे, हिंदुस्तान से बाहर भी गए। तो हम लोगों को, जो हम थे, मेरे 2 भाई, मतलब मैं और मेरा छोटा भाई और मेरी सिस्टर, इनको लखनऊ नानी के पास भेज दिया था। और लखनऊ में हमारी मिठाई की दुकान थी, बहुत फेमस दुकान थी, 200-250 साल चली वो, गोल दरवाज़े में, आगरा फेमस स्वीट शॉप के नाम से। तो हम लोग पढ़ाई के लिए वहाँ गए थे। तो पढ़ाई के दौरान ही जब ये कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली, जब मैं इंटरमीडिएट पास किया तब 58 में, और तब मुझे फ़ोटोग्राफी का जब देखने को एग्जीबिशन मिली, तो उसने बहुत इंस्पायर किया कि भाई ये फ़ोटोग्राफी एक ऐसी कमाल की चीज़ है। पेंटिंग तो चली रही थी, साथ साथ कहा कि भाई अब फ़ोटोग्राफी में थोड़ा सा हो जाए तो अच्छा लगेगा वो बात। आप कहते हैं कि ये इंटरमीडिएट के आसपास की बात है, और वो जो जिस एग्जीबिशन की आप बात कर रहे हैं उसमें बड़े बड़े फ़ोटोग्राफ़र्स के नाम आपने लिए, वो कौन सी ऐसी चीज़ रही होगी जो उस एग्जीबिशन में आपके लिए एक तरह से कहा जाए टर्निंग पॉइंट जैसा बन गया? देखिए, ऐसा ना है कि फ़ोटोग्राफ़ी के 2 पहलू हैं। एक तो है कि आप फ़ोटोग्राफ जो बनाते हैं कैमरे से, वो मोस्टली डॉक्यूमेंट्री नेचर का होता है, और फ़ोटोग्राफ़ी की इन्वेंशन किसी दूसरे पर्पस के लिए की गई थी। और फ़ोटोग्राफ़ी के अगर हिस्ट्री हम पढ़ें तो उसमें ये आएगा, बहुत साफ लिखा हुआ है कि एक दूसरा मीडियम आर्ट का तलाश करने की लोगों की कोशिश थी। और फिर ये हुआ समझे कि क्योंकि डॉक्यूमेंट्री नेचर है इसकी, तो डॉक्यूमेंट्री जो नेचर है वो तो बढ़ गई, लेकिन उस इंटरनेशनल में जो फोटोग्राफी की कलात्मक, जिसको कहते हैं आर्टिस्टिक एस्पेक्ट था, वो देखने को मिला पहली बार। न्यूज़ हम देखते रहते थे, पेपर में देखते थे, मैगज़ीन में देखते थे, वो सब डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफी होती है।
लेकिन उसमें पहली बार ये देखने को मिला कि फ़ोटोग्राफी इसके आगे भी है बहुत कुछ। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने इंस्पायर किया, तो आगे काम करने को मन भी किया हमारा। किसी एक फ़ोटो को जो आपको आकर्षित करता है, या ख़ास तौर पर उस प्रदर्शनी में जिसमें 4-5 बड़े महत्वपूर्ण फोटोग्राफ़र थे, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ या चीज़ें रही होंगी जो आपको बहुत आकर्षित करती थीं और आपको लगता था कि मैं भी ये काम करूं? देखिए, शुरू में तो मुझे सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट में इंटरेस्ट किया। जैसे काश साहब की तस्वीरें देखने को मिली, और वो होता था जहाँ भी कहीं मिलती थी देखने को, एग्जीबिशंस में या कहीं पे दिल्ली में भी एग्जीबिशंस होती थी, उसमें देखने को मिला। और साथ साथ दूसरा फिर लैंडस्केप्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लाजवाब चीज़ है हमारी, और बहुत पुरानी सब्जेक्ट हमारा है। जैसे पोर्ट्रेट भी बहुत पुराना सब्जेक्ट है, चाहे पेंटिंग हो चाहे फोटोग्राफी हो। तो ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो शुरू से ही मुझे इंटरेस्ट लगे। और फिर लखनऊ के आसपास हम चले जाते थे, अपने कुमायूं हिल्स हैं, अल्मोड़ा है, रानीखेत है, कोसानी है, नैनीताल है, तो वहाँ हमको स्कोप बहुत था करने का। तो इस तरह से वो बढ़ता गया वो शौक़ हमारा। आपने कार्श साहब का नाम लिया, पहले भी लिया, यूसुफ कार्श, जो कि ख़ुद अपने पोर्ट्रेट्स के लिए बहुत बड़ा नाम, एक तरह से कहिए कि लेट 90th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के जो फ़ोटोग्राफ़र हैं, वो कुछ उनके बारे में हमको बताइए, क्योंकि ख़ुद आपकी बड़ी उनके काम में और उनके व्यक्तित्व में दिलचस्पी रही। 1964 से मेरा उनसे ख़त किताबत होता रहा, और जब तक वो ज़िंदा रहे हम हमेशा उनको, उनकी 20 दिसंबर को बर्थडे होती थी तो ग्रीटिंग भेजा करते थे। फिर हमने उनकी एग्जीबिशन भी की दिल्ली में 1964 के अंदर। और वो ऐसी एग्जीबिशन थी जो कि आज तक लोग जो उस ज़माने के हैं, आजकल नई जनरेशन की तो हम बात ही नहीं करते, उन्होंने शायद कार्स का नाम भी नहीं सुना होगा। तो वो एग्जीबिशन ऐसी थी कि बस लोग सुबह शाम तक वहाँ बैठे रहते थे, देखते रहते थे उस एग्जीबिशन को। तो वो जब आर्मेनिया के थे, वहाँ पे कत्लेआम चल रहा था और वो क्रिश्चियन थे, तो उनकी मदर ने कहा कि भाई 16 साल की उम्र थी उनके, उनका भाई आप यहाँ से निकल जाइए, किसी तरह से भी है आप चले जाओ। और उनके जो अंकल थे वो कनाडा में सेटल थे, नक्श उनका नाम था, उनका स्टूडियो था वहाँ। तो उनका भाई तुम वहाँ जाओ, कुछ सीख साख लो, तुम्हारी भी काम चल जाएगा। तो उनको मतलब बिना कुछ किसी तरह से बस सवार होकर जहाज़ में समझे वो पहुँच गए वहाँ। नक्श ने उनको गले लगाया, अपने लेके गए, कुछ उन्होंने सिखाया करने का, भाई अब तुम थोड़ा बहुत तो सीख लिया है, लेकिन असल में सीखना है तब आपको जाना पड़ेगा। बोस्टन में हैं जो उस ज़माने के ग्रेटेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर थे, उनका नाम था जॉन गैरो। उनका जॉन गैरो के पास मैं तुम्हें भेजता हूँ, अगर वो तुम्हें अपने साथ रख लें तो फिर बस तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। और जॉन गैरो ने थोड़ा सा देखा कि भाई इन्होंने जो नक्श से सीखा है, इंटरेस्ट बहुत है इनका, सीखना चाहते हैं, उम्र नहीं है, ताज़े हैं, तो उनको सिखाना शुरू किया। तो उन्होंने कहा था भाई हम 3-4 महीने अपने पास रखेंगे आपको और फिर देखते हैं क्या है। तो 3-4 महीने के पहले उन्होंने रफली करीब 3 साल उनको अपने पास रखा, और फिर ये समझ लीजिए जॉन गैरो का ज़्यादातर काम ये करने लगे। और उनका ये काम था कि जो नेगेटिव ऑलरेडी बनाए थे, और उस ज़माने में आप जानते हैं संजय के नेगेटिव छोटे छोटे नहीं बनते थे। ये ईजाद हमारा छोटा कैमरा जो आज हम लेकर घूमते हैं वो नहीं हुआ था, बड़े कैमरे होते थे। और ज़्यादातर वो 16-20 या 12x15 साइज़ में ग्लास नेगेटिव बनाते थे जॉन गैरो। तो उनके रख रखाव करना, उनको नंबरिंग करना, उनको सफाई करना, उनके फिर प्रिंट करना, ये सब की सब बातें जॉन गैरो ने उनको सिखाई। तो फिर उसके बाद 32 या 35 में मेरा ख्याल से संजय जब वहाँ से निकले सीख के, तो फिर इन्होंने कनाडा आके अपने अंकल के पास, वहाँ को एक स्टूडियो मिल गया था जॉन पावर्स स्टूडियो, उसमें नौकरी शुरू की। 1-2 साल नौकरी करने के बाद फिर उन्होंने अपना स्टूडियो शुरू किया। और फिर उसके बाद की तो कहानी ऐसे है कि दुनिया जानती है उनके बारे में। उसके बाद की कहानी पर जिक्र अभी जारी रखेंगे। ओपी शर्मा जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं। ये वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने फोटोग्राफर और प्रिंट मेकर ओपी शर्मा के साथ। ये सारी बातें बड़ी सिस्टमेटिक सोचने के बाद, समझने के बाद, सीखने के बाद तब आती हैं, प्रैक्टिस करने के बाद आती हैं। ये नहीं कि समझे आज आप फील्ड पे चले गए, छक्का लगा दिया संजय या 10 विकेट ले लिए, ये एक दिन में नहीं आता। लेकिन आज हम ये फ़ोटोग्राफी के बारे में इतने दूर तक जाने की कोशिश ही नहीं करते। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ मशहूर फोटोग्राफ़र ओपी शर्मा। ओपी शर्मा जी, आपने यूसुफ कार्श का जिक्र करते हुए उनकी संघर्ष और फ़ोटोग्राफी की शुरुआत की एक बहुत स्केची सा ब्यौरा दिया। मेरा ख्याल है कि
इससे भी हमारे देखने वालों के मन में ये दिलचस्पी जगेगी कि वो यूसुफ काश के बारे में जानें। लेकिन ख़ुद आपने उनकी तस्वीरें देखते हुए ये पाया है कि हाथों का वो बहुत अपने पोर्ट्रेट्स में इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी कुछ वजह? सही बात है। देखिए ऐसे ना कि जितना हमारी फेस और फेस में आँखें एक्सप्रेस करती हैं, वही हाथ भी एक्सप्रेस करते हैं। और हाथ के जेस्चर आप जानते हैं कि एक लैंग्वेज है हाथ की अपनी, तो हाथ उन्होंने इस्तेमाल करना इसलिए शुरू किया कि भाई जो भी चीज़ हम फेस से कर रहे हैं और हाथ के जो जेस्चर हैं वो भी बहुत कुछ कहते हैं। और आदमी इंसान जो है ना काम करता है हाथ से करता है, तो उन्होंने कहा कि हाथ इंक्लूड करने से जो बात बनेगी वो बिना उसके नहीं बन सकती। ये नहीं कि बिना उसके भी उन्होंने बनाए हैं, ये नहीं कि नहीं बनाए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिक्र ये कर दूँ कि उन्होंने सब तरह का काम किया। एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफी भी की, कमर्शियल फ़ोटोग्राफी भी की, कैलेंडर्स के लिए भी काम किया, डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफी भी की। ये जो वर्ल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी कॉमन लगा के वो कवरेज किया। क्या नहीं किया उन्होंने। लेकिन सवाल ये है कि वो काम थोड़ा उनका इतना नहीं जानते लोग, लेकिन अगर देखें वो भी बड़ा कमाल का काम है। डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफी जो उनकी है या एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफी है, इतना कमाल का है इसलिए कि हम खाली ये नहीं कह सकते कि वो खाली एक चीज़ के मास्टर थे, जैसा कि अक्सर लोग हो जाते हैं, एक चीज़ में मास्टर हो गए बाकी चीज़ में ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन ये सब तरफ इनके प्रतिभा जो हम कह सकते हैं, जो टैलेंट था इनका विकसित हुआ। और क्या क्या उन्होंने कमाल की चीज़ें बनाई, कभी उनकी किताबें देखें तब पता चलता है संजय कि कितना डीपली इन्होंने फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट होगा। फिर सबसे बड़ी बात, एक एक प्रिंट अपने आप बनाते थे, एक एक नेगेटिव अपने आप डेवलप करते थे और 40,000 से ज़्यादा पोर्ट्रेट बना के छोड़ के गए हैं वो। अब आप इमेजिन करें 40,000 नेगेटिव को डेवलप करना, उनको फिर प्रिंट बनाना, मास्टर प्रिंट बनाना, फिर उन्होंने अपने असिस्टेंट भी रखे थे क्योंकि एक एक तस्वीर की कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। और जो हम ये भी मेंशन कर दूं कि इनका जो चर्चिल का पोर्ट्रेट है, विंस्टन चर्चिल का, वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इस्तेमाल हुआ है, प्रिंट हुआ है। उससे ज़्यादा आज तक कोई फ़ोटोग्राफी की तस्वीरें इस्तेमाल नहीं हुई और वो उन्होंने 1942 में बनाया था और आज भी वो वैसे ही तस्वीर मानी जाती है, उससे बढ़िया कोई चीज़ बन नहीं सकी चर्चिल की। तो ये कुछ ऐसा है कि उनके बारे में कहें कि प्रिंट क्वालिटी और साथ साथ लाइटिंग के मास्टर, कॉम्पोजिशन के मास्टर, प्रिंट क्वालिटी के मास्टर, मतलब हर फील्ड जो फोटोग्राफी का हर सेक्शन है हमारा, हर विधा है हमारी, उसमें मास्टरी उन्होंने हासिल की, जो कि अक्सर लोग नहीं करते हैं। हमारे दूसरे जैसे एंसेल एडम्स हैं, उनका और काश के प्रिंट आज के लाखों डॉलर में क्यों बिकते हैं? क्योंकि जो हाथ से उन्होंने प्रिंट बनाया, और असली फ़ोटोग्राफी वही है। सही मानो पूछें मुझसे कि भाई जब आपने शटर प्रेस किया तो आपको पता होना चाहिए ये तस्वीर कैसी बनी और मुझे इसको फाइनल जो बनेगी वो कैसी दिखाई देनी चाहिए। वो आप कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता कोई। ठीक बात। आपके मान लीजिए कोई भाव आता है, आपके दूसरे कहते शेर लिख दीजिए या कोई कविता लिख दीजिए या कोई कहानी लिख दीजिए, या आप पेंट और ब्रश किसी को पकड़ा दीजिए, इसने कैनवास दे दिए कि भाई तू पेंट कर दे, मैंने ये देखा था, मैंने वो देखा था, तो क्या हम उस पर अपना नाम लिखते हैं? तो फिर उसकी चीज़ हो गई, हमारी चीज़ कहाँ रही? तो फोटोग्राफी में यहाँ तक ऐसे ही लोग गए हैं जिन्होंने पूरे दिल से गहराई से काम किया और बस फिर तो ग्रेट मास्टर सही मानों में यही हैं जिन्होंने सब कुछ अपने हाथ से किया और दिमाग से किया, दिल से किया, आत्मा से किया। तो ये बातें अब देखने को हम लोगों को मिलेंगी नहीं, अभी हम कह सकते हैं हम तो कुछ भी नहीं हैं और हमारे ज़माने से तो सारी चीज़ें नीचे आने लगी। उसका कारण भी बहुत से होते हैं, दुनियादारी है, रोटी रोज़ी का काम होता है सब, तो फोटोग्राफी रोज़ी रोटी का सबसे बड़ा साधन हमारे पास आज हो गया है। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि एक फ़ोटो को क्लिक करने के बाद अगर आप उसको फिल्म पर कर रहे हैं तो उसको डेवलप करना और उसका फाइनल प्रिंट निकालना, ये सारी प्रक्रिया में भी आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और आपसे बेहतर इस बारे में हमें कौन बता सकता है? हमें ये बताइए कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय सतह पर आपने एक नाम यूसुफ काश का लिया और भी नाम आपने लिए, और हम लोग अगर इस पर चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल इसको संक्षिप्त करते हुए आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसी तरह का कोई नाम हिंदुस्तानी पोर्ट्रेट कला में, मतलब फ़ोटोग्राफी में आपने किसको पाया? वैसे ऊनवाला, जहांगीर ऊनवाला तो पोर्ट्रेट पे बड़े मास्टर थे समझे। आप देखिए उनके पोर्ट्रेट समझे तो कमाल के पोर्ट्रेट हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनके जो पोर्ट्रेट हैं और काश के पोर्ट्रेट में फ़र्क है, क्योंकि फ़र्क हो जाता है भाई कि एक अपना हमारा नज़रिया हिंदुस्तान में अपना हो जाता है उनका। और फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं समझिए कि काश में के जो पोर्ट्रेट्स हैं एक कॉमन आदमी के भी हैं। ये नहीं कि कॉमन आदमी, वर्ल्ड वार सेकेंड में उन्होंने कॉमन आदमी जो लड़ाई पे जाता था उसका पोर्ट्रेट भी बनाया उन्होंने। और दूसरी तरफ उन्होंने जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ थी हर फील्ड की, साइंटिस्ट से लेके, पेंटर से लेके, एक्टर से लेके और राइटर से लेके, पोइट से लेके सबकी तस्वीरें बनाई।
तो वो जो बात आ जाती है संजय कि वहाँ पे कि एक जो शख्स है हमारा, जो नोन शख्स है, उसकी पूरी पर्सनालिटी निकाल के लेके आना, ये कोई आसान काम नहीं होता। तो आप ऊन वाला की बात कर रहे थे। मैं ऊनवाला साहब के इसलिए बात की संजय कि ऊनवाला साहब ने पोर्ट्रेट बनाए, लेकिन हमारे ज़्यादातर अपने लोगों के बनाए। यहूदी मैन उनका बड़ा अच्छा है, जनरल थिमैया के बड़े अच्छे हैं, और मेरे बहुत से नाम गिना सकता हूँ संजय, लेकिन वो देखें तो बहुत कमाल का पोर्ट्रेट बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ख़ुद आपने भी बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बनाए। ये भी बताइए हमको कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए जिसका आपको पोर्ट्रेट बनाना है, उसके साथ ये जो प्रोसेस है वो ख़ुद आपने कार्श के बारे में भी पढ़ा होगा या उनके साथ ख़त किताबत में ये जाना होगा, और फिर बाद में अपने कॉन्टेम्प्रेरीज़ और अपने जो पुराने लोग थे हिंदुस्तानी, उन लोगों के काम करने की प्रोसेस को देखा होगा। ये पोर्ट्रेट बनाने में ख़ास तौर पर ये जो हम डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफी या फ़ोटो जर्नलिज़म की बात नहीं कर रहे हैं, एक बिल्कुल कंट्रोल्ड सिचुएशन में पोर्ट्रेट बनाने की ये जो प्रोसेस है, इसके बारे में कुछ हमको बताइए। देखिए, पोर्ट्रेट बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि पोर्ट्रेट का मीनिंग, अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तब यह है ना कि आपको लगेगा समझे कि बहुत सोच समझ के बनाने वाली चीज़ है। ये नहीं कि कैमरा उठाया और शूट करना शुरू कर दिया। पहले देखिए जो शख्स आपके सामने वो है क्या, कौन है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे कुछ हो, उसके विशेष फीचर्स क्या हैं, उसकी आदतें क्या हैं, वो किस तरह से अपने को एक्सप्रेस करता है। जब तक वो कैप्चर नहीं करते तब तक हमारी बात नहीं बनती। तो मतलब उसकी जो पूरा नाक नक्श है समझे वो आना चाहिए, जो कि अक्सर होता नहीं है। कोई इधर देख रहा है शूट कर लिया, कोई उधर देख रहा है शूट कर लिया, कोई इधर देख रहा है शूट कर लिया, तो ऐसे पोर्ट्रेट नहीं बनता। तो पहले आप उसके बारे में देखिए, स्टडी करिए, जिस सब्जेक्ट का पोर्ट्रेट बनाना है जो आपके सामने, जिसको सिटर कहते हैं हम लोग, और आजकल सिटर कोई नहीं कहता, आजकल मॉडल कहते हैं उसको। तो मॉडल दूसरी चीज़ है, सिटर दूसरी चीज़ है। तो पोर्ट्रेट स्टडी एक बड़ी सिस्टमेटिक स्टडी होती है, और जब सिस्टमेटिकली आप काम करते हैं उसमें ग्रामर है उसकी अपनी, और ग्रामर में क्या है कि भाई कि उसका फेस किस तरह से अच्छा लगेगा, क्या ऊपर देखते अच्छा लगेगा या टिल्ट करके अच्छा लगेगा या सीधे देखते अच्छा लगेगा, कैमरे में देखते अच्छा लगेगा, प्रोफाइल अच्छा लगेगा, 3/4 अच्छा लगेगा, फुल फेस अच्छा लगेगा, फिर उसकी लाइटिंग कैसे की जाए, उसकी बैकग्राउंड क्या हो, ये सारी बातें होती हैं। और फिर उसमें हाथ इंक्लूड करें नहीं करें, जैसे हाथ की हम बात कर रहे थे, तो ज़रूरी नहीं कि हर पोर्ट्रेट में करें, लेकिन उसको इंक्लूड करें तो कैसे करें। और ये सारी बातें बड़ी सिस्टमेटिक सोचने के बाद, समझने के बाद, सीखने के बाद तब आती हैं, प्रैक्टिस करने के बाद आती हैं। ये नहीं कि समझे आज आप फील्ड पे चले गए, छक्का लगा दिया संजय या 10 विकेट ले लिए, ये एक दिन में नहीं आता। लेकिन आज हम ये फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में इतनी दूर तक जाने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि ऐसा है ना कि, और अब तो अनफॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं, पहले तो हमारे पास क्या था कि सिंगल एक प्लेट होती थी, एक तस्वीर बनाने के लिए मुसीबत होती थी कि भाई किसी तरह से दूसरी बनाएंगे तो एक मेरी ज़ाया जाएगी, तो एक के बाद दूसरी 4-6 के हमारा काम चल जाता था। फिर उसके बाद 12 की फिल्म हमारे पास आ गई, और 12 के बाद 16 का एक्सपोजर हमारे पास आ गए, 16 के बाद 32-36 आ गए हमारे पास, और 36 के बाद अब तो है ना जितने MB का कार्ड लगा लीजिए आप, सुबह शाम तक करते जाइए, ठीक है ना। तो वहाँ सोचने का समय किसके पास है। और मैं तो पर्सनली आप मुझसे पूछे तो मैं तो क्लासिकल फ़ोटोग्राफ़ी को क्लासिकल म्यूज़िक से कंपेयर करता हूँ। जब तक आपका सालों का रियाज़ नहीं होता तब तक आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। ना आप उस्ताद बड़े गुनार नहीं बन सकते, ना आमिर खां बन सकते हैं, ना कुमार गंधर्व बन सकते हैं, ना भीमसेन जोशी बन सकते हैं, ना पंडित रविशंकर बन सकते हैं, ना उस्ताद विलास खां बन सकते हैं। ये कितने वर्षों के बाद जाके पंडित और उस्ताद बने। लेकिन आज फ़ोटोग्राफ़ी में ये सोचता ही नहीं है कि फ़ोटोग्राफ़ी वहाँ तक भी हो सकती है। तो ये और ये वो मुकाम है OP शर्मा जी, जब आप ये कह रहे हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी में आपको सोचना भी पड़ेगा, आपको वक्त लगाना पड़ेगा, और आज इस डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी के ज़माने में ये बात अजीब लगती है कि फ़ोटो खींचने में क्या वक्त लगाना पड़ेगा। कैमरा निकाला, आपने एम किया और क्लिक किया, कुछ ना कुछ तो फ़ोटो सामने आ ही जाएगी। इसी सिलसिले को बातचीत के हम आगे बढ़ाएंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं OP शर्मा के साथ, जो कि जाने माने फ़ोटोग्राफ़र और प्रिंट मेकर हैं। सैयद साहब अपने साथ डिब्बे में क्लाउड्स ले जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं छोड़ देते हैं और फिर तस्वीर बनाते हैं। हम नहीं कर पाते ये काम, पता नहीं समझ में आता है सैयद साहब कैसे ये काम कर लेते हैं। और आजकल तो क्या है, क्लाउड्स किसी के हैं, तस्वीर किसी की है, फ़ोटोशॉप में उठा के ज्वाइन कर लिया, अपनी तस्वीर बना ली। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ OP शर्मा। हम ये भी जानते हैं शर्मा जी कि
लंबा समय आपको फोटोग्राफी सिखाते हुए हो गया। एक वो भी दौर था जब लोग अपनी कला को अपने पास रखा करते थे और किसी को बताते भी नहीं थे, और जो नया सीखने वाला होता था वो अपनी जद्दोजहद से ही अपनी कोई राह निकालता था। इस सिलसिले में क्या अनुभव है आपका? जो आपने कहा बिल्कुल सही है, और आज भी वो सही है, काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं। तो मेरी टीचिंग लाइन में आने की शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि जो दिक्कतें मुझे पेश आईं जब मैंने 58 में फ़ोटोग्राफी शुरू की, तो जो दिक्कतें आती थी, कहीं से कुछ मिलता नहीं था सीखने को। किताबों से पढ़ते थे, कुछ अपने एक्सपेरिमेंट करते थे। तो मैंने कहा जो थोड़ा बहुत जो कुछ सीख लिया है वो थोड़ा सा अपने बांटा जाए लोगों के साथ। और उसका हुआ ये, इसलिए पेंटिंग तो मैं करता ही था। तो मुझे ये 60 में मॉडर्न स्कूल में हमारे भाई साहब थे, डांस के टीचर थे, नरेंद्र शर्मा। वो उदय शंकर जी के शागिर्द थे और अल्मोड़ा में सीखा था उन्होंने। तो वहाँ पे डांस के टीचर थे, बनाते। तो उनका चलो आज मैं तुम्हें स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर कपूर, उनसे मिलवाता हूँ। तो वहाँ पे मिलने गए, तो उन्होंने कहा भाई क्या करते हो? तो मैंने कहा तो कुछ पेंटिंग है ये मेरी, कुछ फ़ोटोग्राफी है। तो कहने लगे कि अच्छा ऐसा करो, यहाँ फ़ोटोग्राफी का डिपार्टमेंट बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है, कोई करवाता नहीं है, तो वाई नॉट यू टेक इट अप। बीएससी मैंने किया था, 58 में बीएससी करने के बाद फिर उनसे यहाँ पे मिलने आया था। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि फ़ोटोग्राफी का शौक़ था, वो था, और टीचिंग लाइन ऐसी थी, मैंने कहा जो मुसीबतें मुझे झेलनी पड़ी, अगर वो मैं सही बता सकूं किसी को और अपने अनुभव को बांट सकूं, तो शायद मेरा भी फ़ायदा होगा इसमें। क्योंकि मानी बात है, जब आप किसी को बताते हैं तो आपकी चीज़ें रिवाइव हो जाती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं जानते हैं, उनको सीखना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई इस तरह से। तो टीचिंग लाइन जब एक बार शुरू हुई, तो टीचिंग लाइन तो चलती रही, और साथ साथ ये कमर्शियल काम भी बहुत हमने किया। एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए भी हम करते थे, क्योंकि स्कूल के अलावा भी हमें फ्री मिल जाता था टाइम। मूवीज़ के लिए बहुत सा काम किया, कई मूवीज़ के लिए हमने स्टिल फोटोग्राफी की। तो इस तरह से बुक कवर्स किए, ग्रामोफोन जैकेट्स का को कवर किए। तो ये साथ साथ चलता रहता था काम। बहुत सी एजेंसी उस ज़माने की थी, जैसे हिंदुस्तान थॉमसन, उनके लिए काम किया। मूवीज़ में जैसे सिद्धार्थ है, छुपा रुस्तम है, दो बूंद पानी है, शालीमार है, इस तरह की फ़िल्मों के लिए भी स्टिल्स किए। तो इस तरह से दोनों काम जिसे कहते हैं कि टीचिंग और ये मिला के। तो टीचिंग में ये होता है कि भाई जब आप किसी को शेयर करते हैं तो एक तो खुद खुशी भी होती है कि भाई चलो दूसरा भी कुछ अच्छा काम कर रहा है, और साथ साथ ये हो जाता है इसलिए कि भाई अपना भी हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो वो हमको खुद हेल्प करता है ये काम करने के लिए। और जो हमें तो ये दिक्कत आती थी कि भाई किसी से वो पूछे तो गलत रास्ते पे चले जाते थे। किताबें पढ़ने के बाद लगता था कि ये जो बताया इन्होंने ये तो उल्टी बात बता दी हमको। तो इन चीज़ों से इस लाइन में आने का मौका मिला, और फिर मॉडर्न स्कूल में मिस्टर कपूर का सपोर्ट मिल गया हमको, तो उसने बहुत भी। और वहीं पे हमारे जो मेरे फादर इन लॉ थे अपने हैं मिस्टर कमल कृष्ण, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे पेंटिंग के। तो मानी बात है, पेंटिंग जैसे मैंने कहा कि कंबाइंड है, तो उसके साथ साथ हमको उनसे मदद मिली। और फिर उनकी लड़की जो है ना, वो मेरी चित्रांगा शर्मा, मेरी वाइफ जो हैं, उनकी लड़की हैं। तो उनको भी फ़ोटोग्राफी का बहुत उन्होंने काम किया फ़ोटोग्राफी के अंदर। उसी ये हुआ कि मेरा लड़का असीम शर्मा, उसने भी फ़ोटोग्राफी में ही लाइन में आ गया। तो इस तरह से एक ऐसा सर्कल बन गया, ऐसा माहौल बन गया कि वो अब फ़ोटोग्राफी के अलावा कुछ और चीज़ समझ में आती नहीं। तो ये है। आपने जैसे कि पोर्ट्रेट्स का जिक्र करते हुए जहांगीर ऊनवाला का नाम लिया, उसी तरह कुछ और आपके काम शुरू करने से पहले कौन लोग थे जिनकी कलात्मक फ़ोटोग्राफी के लिए आप उनकी इसमें जैसे मैंने बताया, इसलिए मिस्टर काशीनाथ हैं, मिस्टर नालावाला हैं, मिस्टर गोरखा हैं, मिस्टर रुस्तम जी हैं, केन रुस्तम जी हैं, एफ.आर. रत्नागर हैं, ये ऐसे एन.जे. नालावाला हैं, दत्ता खोपकर हैं, उनके भाई केशव खोपकर हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं, सी.जे. शाह हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम आज भी आप देखें तो लगेगा अरे ये कैसे किया होगा, और ये क्या लाजवाब चीज़ है। एक सिंपल सी चीज़ को भी उन्होंने क्या, अभी हमारे 4 दिसंबर को नहीं रहे मिस्टर के.जी. महेश्वरी, जो हमारे IPC का फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो ये लोग ऐसे लोग हैं संजय, जिनका काम देखते हुए मन नहीं भरता संजय कि ऐसा भी फ़ोटोग्राफी में हो सकता है। ये हालत है। इतने नाम लेते हुए आपने एक नाम मुझे लगता है कि छोड़ दिया, जिस पर आपने किताब भी बनाई, A.L. सैयद।
हाँ, सैयद साहब। तो हमें सैयद उनके साहब के भाई- बारे में बताइए। अब सैयद साहब के बारे में तो कहना है कि क्या कहा जाए कि ऐसे जिसे कहते हैं संजय के लोग कम पैदा होते हैं, और क्योंकि वो भी बड़े बचपन से ही उनके बड़े भाई साहब ने उनको सिखाया और साथ में लेके काम करवाया। और उनका काम शुरू में तो ये था कि भाई राजे महाराजे जो थे उस ज़माने के थे, इधर राजस्थान से लेके और कश्मीर तक का सारा काम वही करते थे। और देखें अगर वो तस्वीरें उनकी, उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी और फ्लैश तो था नहीं हमारा, तो जो डे लाइट में काम करते थे कैसा काम करते थे, तो ये उसको जब हम देखते हैं तब ये लगता है संजय कि भाई के लाइटिंग के ऊपर डे लाइट की मास्टरी करना एक अजीब सी चीज़ है जो आज हम सोच भी नहीं सकते। हालांकि सारा काम फोटोग्राफी का शुरुआती डे लाइट से हुआ और डे लाइट स्टूडियो बनते थे उस ज़माने में, डे लाइट काम करते थे। और ये लोग क्या थे, बड़ी बड़ी बैकग्राउंड होती थी उस ज़माने में, पेंटेड बैकग्राउंड, वो लेके जाते थे वहाँ पे जाके सेट करते थे। फिर उसका लाइटिंग के लिए क्या था, किस तरह से लाइट आ रही है तो किस तरह से उसको रिफ्लेक्टर, कपड़ों के रिफ्लेक्टर होते थे, ज़मीन पे फर्श पे बिछा देते थे, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती थी। और फिर उनके एक जो ख़ास बात थी, उनके लैंडस्केप्स वगैरह देखें तो उसमें क्लाउड्स का बड़ा इफेक्ट है, और क्लाउड ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जब भी मिस्टर काशीनाथ का मैंने किया, और जो हमारा फ़ोटो डिवीज़न है ये फर्स्ट उसके डायरेक्टर वही थे, उन्होंने फ़ोटो डिवीज़न वही इस्टेब्लिश किया उन्होंने, मिस्टर काशीनाथ ने दिल्ली में। और वो कहते थे कि सैयद साहब अपने साथ डिब्बे में क्लाउड्स ले जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं छोड़ देते हैं और फिर तस्वीर बनाते हैं। हम नहीं कर पाते ये काम, समझे, पता नहीं समझ में आता है सैयद साहब कैसे ये काम कर लेते हैं, समझे। और आजकल तो क्या है, क्लाउड्स किसी के हैं, तस्वीर किसी की है, फ़ोटोशॉप में उठा के ज्वाइन कर लिया, अपनी तस्वीर बना ली। तो हालत ये हो गई है कि मेहनत करना ही नहीं चाहता कोई, समझे। अरे भाई उसके लिए सीज़न चाहिए। और इसके में आप देखिए उस ज़माने में जब मूवीज़ बनती थी, चाहे विमल राय की दो बई का ज़मीन थी या हमारी और फिल्में देखने को उठा के, तो इंतज़ार करते थे कि भाई किस महीने में कब उस लोकेशन पर कैसे क्लाउड्स आएंगे, तब जाके वहाँ तस्वीर हम मूवी शूट करेंगे। आजकल क्या है, स्टूडियो में बना लिया, अच्छा छुट्टी हो गई, काम हो गया। ओ.पी. शर्मा जी, बातों का ये जो सिलसिला है बहुत ही दिलचस्प है, और हम समझते हैं कि हमारे दर्शक भी आपके अनुभवों से और आपकी बातों से काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। फ़िलहाल हम बातचीत को यहाँ विराम देंगे, लेकिन बातों का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। ओ.पी. शर्मा के साथ बातचीत का ये सिलसिला अभी जारी है। देखते रहिए गुफ्तगू। प्रोग्राम का अगला हिस्सा देखिए अगले हफ्ते। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। प्रिंट बनाने की लोगों की आदत है ही नहीं, कोई प्रिंट बनाता है ही नहीं आज। और उसका कारण यही है कि 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन जो थे, जिन्होंने अपनी कोडक कंपनी शुरू की, तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था उस ज़माने में, साल में, कि यू प्रेस द बटन वी डू द रेस्ट। और आज हम उसी पे वापस आ गए हैं कि हम खाली व्यू फाइंडर में भी नहीं देखते, कैमरा उधर करते हैं, शटर दबा देते हैं, कहते हैं आह क्या बढ़िया तस्वीर बन गई मेरी, है ना। तो ठीक है भाई, अच्छी है तो आप खुश रहिए, हम आपको कहने वाले हैं कि आपकी खुशी में दखल देने वाले। तो ये खुशी जो है ना, ये खुशी जब होती है जब आपका प्रिंट बन के तैयार होता है, तो देखने को मन नहीं करता कि वो प्रिंट क्या, ना उसमें कलर्स हैं, ना उसमें एक्सपोजर का है, ना उसमें कंपोजिशन की बात है, ना शैडो डिटेल्स की बात है, ना हाईलाइट की बात है, प्रिंट है।